Assalamu alaikum students, this is part 4 of Punjab Sales Tax on Services Act 2012. Dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 डेफिनेशंस और इसका जो इब्तदाई हिस्सा था उस सारे को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर 2 को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि स्कोप ऑफ टैक्स के हवाले से है। इसमें हम टैक्स के एतबार से जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मामलात हैं, सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 10 से। ये आपने याद रखना होता है कि जो चैप्टर है वो कौन से सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। मतलब वो आपसे पूछ सकता है कि टैक्स के हवाले से कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 10 से ऑनवर्ड हम देखेंगे 16 तक जो सेक्शंस हैं, 6 सेक्शंस ये टैक्स के हवाले से हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ टैक्स के हवाले से। तो चलते हैं सेक्शन 10 की तरफ। स्कोप ऑफ टैक्स एंड अलाइड मैटर्स, मतलब ये कि टैक्स का स्कोप क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उन सब को हम देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स देयर शैल बी चार्ज levied, collected and paid the tax on the value of a taxable service। हमें पता है कि जो टैक्सेबल सर्विस है उसकी जो वैल्यू होती है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, उसकी वैल्यू के ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है, लेवीड किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है और पेड भी किया जाता है। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज जो कि हमेशा मनी की फॉर्म में होती है, उसके ऊपर टैक्स ये लगाया जाता है। पहली बात तो उन्होंने ये क्लियर कर दी कि टैक्स लगता किस पे है जी, वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि टैक्सेबल सर्विस जो है उसकी वैल्यू पे लगता है, उसकी काइंड पे लगता है, ठीक है, उसकी अमाउंट पे लगता है। इस तरह 5-6 ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आपने याद रखना है कि टैक्स जो है वो हमेशा चार्ज किया जाता है किस पे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस पे। और वैल्यू क्या थी ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारी डिस्कस कर ली है। एट द रेट आर रेट्स स्पेसिफाइड इन द सेकंड स्केड्यूल। अब ये जो सेकंड स्केड्यूल है उसके अंदर रेट्स बता दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया कि इसके 2 स्केड्यूल्स हैं। पहला स्केड्यूल जिसके अंदर सारी सेल्स और क्लासेस ऑफ सेल्स को बताया गया है, और दूसरा जो स्केड्यूल है उसके अंदर रेट्स बताए गए हैं कि कौन सी सर्विस का कितना रेट है, कितने परसेंटेज है। ठीक है जी। तो सेकंड स्केड्यूल के अंदर जो रेट्स बताए गए हैं वो रेट्स जो हैं वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस पे लगाए जाएंगे और उसको कहेंगे जी सेल्स टैक्स। ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं सब सेक्शन 2 के ऊपर। ये जो 1, 2, 3 लिखा होता है ये सब सेक्शंस होते हैं। ये जो ओवरऑल बाहर लिखा होता है ये सेक्शंस होते हैं। ठीक है जी। The government may, on the recommendation of the authority and subject to such conditions and restrictions as the government may impose by the notification in the official gazette। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी की रिकमेंडेशन के ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसको पब्लिश भी करेगी। क्या चीज़, डिक्लेयर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विसेज provided by a registered person or a class of registered persons, the tax shall be charged, levied and collected at such higher, lower or fixed or specific rates or rates as may be specified in the said notification। अच्छा, ये एक गवर्नमेंट की पावर उन्होंने बताई है। पहले उन्होंने ये बताया है कि जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के जो रेट्स हैं वो सेकंड स्केड्यूल के अंदर बता दिए गए। अब वो बता रहे हैं कि अगर इन रेट्स को चेंज करना हो तो क्या गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। यस, सब सेक्शन 2 यही बता रहा है कि अगर उन रेट्स को हायर करना है, लोअर करना है, फिक्स करना है या फिर उसके अंदर कोई भी तब्दीली करनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले रिकमेंडेशन लेगी अथॉरिटी की। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी, वो कहेगी कि ये जो रेट है इसको ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 16% रेट है तो उसको अथॉरिटी कहती है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजती है कि इस रेट को ज़्यादा किया जाए। ठीक है जी।
तो उसको ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले क्या करेगी, कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करेगी। उसके बाद उस जो इम्प्रूव्ड रेट है, मतलब अगर उन्होंने ज़्यादा करना है या कम करना है, उसको ऑफिशियल गैजेट के अंदर शाया भी किया जाएगा। शाया करने के बाद क्या किया जाएगा कि जो सर्विस प्रोवाइडेड पर्सनस हैं या क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, एक ख़ास किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे कुछ रजिस्टर्ड पर्सनस, उनके कुछ रेट्स को चेंज करना है, वो उस नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया जाएगा और फिर वो इस तरह गवर्नमेंट जो है वो रेट्स को चेंज कर सकती है। तो इस सब सेक्शन में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर उसको जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है वो रिकमेंडेशन दे तो वो ख़ास किस्म की कोई सर्विसेज या कोई क्लासेस ऑफ सर्विसेज या कोई जो सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी सर्विसेज के रेट्स को हाई, लो या फिक्स कर सकती है। ये अथॉरिटी है इन स्पाइट ऑफ के उनके रेट्स जो हैं सेकंड स्केड्यूल में भी दे दिए गए हैं, लेकिन अगर चेंज करने हैं तो गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं, वो चेंज कर सकती है। उसके बाद सब सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग बावजूद इसके अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द अथॉरिटी में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये अथॉरिटी की पावर, पहली पावर उन्होंने बताई है गवर्नमेंट की, अब अथॉरिटी की क्या पावर है वो बताई जा रही है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ी जो पावर गवर्नमेंट होती है और अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट से छोटी पावर होती है, ठीक है। इसलिए अथॉरिटी जो है वो इजाज़त लेती है गवर्नमेंट से, एंड बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस आर अदरवाइज फिक्स द लिमिट और थ्रेशोल्ड ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अथॉरिटी का भी तकरीबन तरीक़ाकार वही है, सिर्फ अथॉरिटी क्या करेगी, परमिशन लेगी। किससे? गवर्नमेंट से परमिशन लेगी। ऊपर वाली सिचुएशन में हम क्या देख रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंडेशन लेती थी, परमिशन नहीं लेती थी, ठीक है। इसमें अथॉरिटी परमिशन लेती है गवर्नमेंट से और उसके बाद वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, और कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए फिक्स कर देगी लिमिट और थ्रेशोल्ड, एक ख़ास हद जो है वो फिक्स कर देगी ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस। मतलब किसी भी सर्विस या क्लास ऑफ सर्विस की एनुअल टर्नओवर, मतलब एक साल में कितना पैसा आता है, उसको फिक्स कर देगी। provided by any person or class of person below which such person or class of person shall be exempt from the payment of tax under the act। अच्छा, ये जो थ्रेशोल्ड या लिमिट सेट की जाएगी, ये जो अथॉरिटी के पास पावर है कि वो एक ख़ास लिमिट को सेट कर सकती है ख़ास सर्विसेज के लिए या फिर क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए जो पर्सनस प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक लिमिट। फॉर एग्जांपल अथॉरिटी ने 50,000 रुपये या 50 लाख रुपए एक लिमिट सेट कर दी है कि ये 50,000 रुपये लिमिट है, थ्रेशोल्ड है एनुअल टर्नओवर का। जिस बिज़नेस का 50,000 रुपये एनुअल टर्नओवर होगा, मतलब 50,000 वो एक साल में कमा लेता होगा, उस पे टैक्स लागू हो जाएगा, ठीक है जी, उसकी सर्विसेज पे। इसी तरह जिसका नहीं होगा 40 लाख होगा, 30 लाख होगा, उस पे वो टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो एक लिमिट, एक थ्रेशोल्ड, एक हद तय कर सकती है जिस पे जो है वो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, जो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इस टैक्स से, ठीक है जी, एक्सेप्शन दे दी जाएगी टैक्स। मतलब जिसका टर्नओवर एक ख़ास होगा, 50 लाख होगा, 100 मिलियन होगा, 200 मिलियन होगा, ये एक ख़ास किस्म की हद जो है वो अथॉरिटी के पास है पावर के वो उसको डिफ़ाइन कर सकती है, ठीक है जी। तो ये दो पावर्स हमने पढ़ी, एक गवर्नमेंट के पास पावर है और एक अथॉरिटी के। गवर्नमेंट के पास पावर क्या है कि वो टैक्स को, रेट को जो है वो छेड़ सकती है, रेट को ज़्यादा या कम कर सकती है। जबकि अथॉरिटी के पास क्या पावर है कि वो एक ख़ास किस्म का टर्नओवर जो होता है एनुअल टर्नओवर, उसका एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट जो है वो फिक्स कर सकती है और उसके मुताबिक जो है वो जो उस लिमिट को क्रॉस करेगा वो टैक्स पे करेगा और जो उस लिमिट से कम होगा उसको एक्सेप्शन दे दी जाएगी टैक्स से, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें थी। उसके बाद सब सेक्शन 4 जो है
वो खाली कर दिया, मतलब वो रिपील हो गया होगा। इसी तरह सब सेक्शन 5 है वो भी रिपील हो गया होगा, ख़त्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, आपके लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 10A है जी, ऑप्शन टू चार्ज टैक्स एट स्टैंडर्ड रेट। अब ये इसमें देखते हैं कि स्टैंडर्ड रेट के बारे में कुछ ऑप्शंस हैं, वो देखते हैं। वेयर एनी सर्विस आर क्लास ऑफ सर्विस इज चार्जेबल एट अ रिड्यूस्ड रेट अंडर द सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल में जो रेट्स दिए गए हैं उससे कम रेट पर अगर कोई सर्विस या क्लास ऑफ सर्विस चार्ज करनी हो तो any person or class of person providing such service or services may, with the permission of the authority, opt to charge sales tax at a standard rate subject to such conditions, restrictions and limitations as may be specified by the authority। अच्छा, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो सेकंड स्केड्यूल है ना, उसके अंदर कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके रेट 5% हैं, 6% हैं, 10% हैं, 9% हैं, डिफरेंट रेट्स हैं। ठीक है जी, कुछ सर्विसेज हैं उसके एतबार से। अब फॉर एग्जांपल एक सर्विस है जिसका रेट है जी 8% और हमें पता है कि स्टैंडर्ड रेट कितना होता है 16%। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये चाहता है कि 8% ना लिया जाए इस सेल से, ये जो सर्विस है इससे स्टैंडर्ड रेट लिया जाए, मतलब 16% लिया जाए टैक्स। तो फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा जी अथॉरिटी के पास और अथॉरिटी से परमिशन लेगा। अथॉरिटी कुछ कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस लगाएगी। उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए क्या करेगा कि वो जो उसका रिड्यूस्ड रेट था ना 8%, अब वो क्या कर रहा है कि उसको ख़त्म करवा रहा है और वो कह रहा है कि आप इस तरह करें कि इस सेल का रेट कितना कर, इस सर्विस का रेट कितना कर दें, स्टैंडर्ड रेट मतलब 16% कर दें, ज़्यादा कर दें। तो वो इस तरह अथॉरिटी से परमिशन लेके ज़्यादा करवा सकता है। ये जो है वो एक ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी सर्विस जो है उसका जो टैक्स अगर कम है, रिड्यूस्ड है, थोड़ा है स्टैंडर्ड रेट से, और वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चाहता है कि इसका टैक्स स्टैंडर्ड कर दिया जाए, तो वो अथॉरिटी से परमिशन लेगा, अथॉरिटी के पास जाके बताएगा अपनी रीज़न, और फिर अथॉरिटी उसके ऊपर कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस वगैरह लगा के उसको अलाउ कर देगी। और उसके बाद उस जो वो सर्विस है जो वो प्रोवाइड कर रहा था उसका जो रेट है वो स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा, 16% कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर सब सेक्शन 2 है, द परमिशन ग्रांटेड अंडर सब सेक्शन 1। अब ये जो अथॉरिटी ने परमिशन दे दी, ठीक है आप स्टैंडर्ड रेट पे सर्विसेज दें, शैल बी इररिकवरेबल एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। अब ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने क्या किया कि अथॉरिटी के पास गया जी इसको स्टैंडर्ड कर दें, स्टैंडर्ड कर दें, उन्होंने 16% कर दिया और हफ्ते बाद आप कहें नहीं यार वही पुराना 8% ही से ठीक था, फिर आप जाके अथॉरिटी को कहें कि अब 8% कर दें। तो अब अथॉरिटी जो है वो बाउंड नहीं है आपकी, अगर उसका दिल करेगा तो वो आपको जो है वो अपनी मर्ज़ी से वापस उसी रेट पे ला सकती है। अदरवाइज़ वो उन्होंने बता दिया है कि ये इररिकवरेबल है, वापस उस रेट पे आप नहीं जा सकते। ठीक है, एक दफ़ा आपने बढ़वा लिया, स्टैंडर्ड करवा लिया, अब उसी पे चलें। ठीक है जी। तो ये सब सेक्शन 2 कह रहा है। उसके बाद सब सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। वेयर द अथॉरिटी हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द टैक्स पेयर हैज़ मिसयूज्ड द ऑप्शन। अगर अथॉरिटी को ये पता चल जाए कि जो टैक्स पेयर था, ये जो आगे करवा रहा था टैक्स को, सेल्स टैक्स को स्टैंडर्ड करवा रहा था, और उसने ये जानबूझ के शरारत की है और अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ किया है, द अथॉरिटी में विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड अंडर द सब सेक्शन 1। तो अथॉरिटी ने जो उसको परमिशन दी थी ना बढ़ाने की, वो खुद ब खुद ही उसको विदड्रॉ कर लेगी, वो वापस उस सर्विस का रेट जो है वो 8% दोबारा से कर देगी। एट एनी टाइम आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और उसके बाद पहले तो उसको बुलाएगी ना कि भाई साहब इधर आओ, ये जो शरारत की है इसका जो है वो जवाब दो। ठीक है, उसके बाद उसकी बात सुनेगी। अगर अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती उसकी बातों से, तो फिर वो विदड्रॉ करेगी और दोबारा वही पुराने रेट पर उन सर्विसेज को
चलाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें ऑप्शंस आपने देख लिए कि स्टैंडर्ड रेट पे जाने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आपने क्या करना है, अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, और अगर एक दफ़ा आप स्टैंडर्ड रेट पे चले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। अगर आपने आना है तो अथॉरिटी अगर आपको इजाज़त देगी तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ अथॉरिटी अगर ये फील करे कि किसी ने जो है वो मिसयूज़ किया है इस ऑप्शन का, तो उसको फिर अथॉरिटी जो है वो विदड्रॉ भी कर सकती है, स्टैंडर्ड रेट से खुद ब खुद वापस जो है वो पुराने रेट पे लेके आ सकती है। ठीक है जी, उसके बाद है जी सेक्शन 11, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स वेयर अ सर्विस इज टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। ये सब सेक्शन 1 और उसका सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 जो था उसमें हमने पढ़ा था, द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस। इसमें क्या होता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है। हमने ये सब सेक्शन 1 के अंदर पढ़ा था। वो टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर वो टैक्स किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, और जो जिसको सर्विस दी जा रही है उससे टैक्स लिया जाता है और सर्विस प्रोवाइडर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करवाता है। ठीक है जी, ये सब सेक्शन 1 के अंदर था। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या है, वेयर अ सर्विस इज टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 2। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया है, द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस। जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, क्योंकि उसने जो है वो रेसिपिएंट से टैक्स लिया है जिसको सर्विस दी थी, और अब वही जो है वो लायबल है, वही जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है जी, उसके बाद सब सेक्शन 2 है, वेयर द सर्विस इज टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। वही सब सेक्शन 3 की सब सेक्शन 2 को हम अगर देखें तो उसमें ये था कि अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा जो सर्विस ले रहा है वो ख़ुद ही रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो फिर क्या करता था, वो टैक्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देता था, बल्कि वो खुद ही क्या करता था, गवर्नमेंट को टैक्स देता होता था। तो इस सूरत में क्या है, द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी ऑन द पर्सन रिसीविंग द सर्विस। ठीक है जी, हमने बताया उसमें पढ़ा था ना कि सब सेक्शन 2 के अंदर कि जो रिसीवर होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है और वो एग्जेम्पशन ले लेता है, टैक्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को पे नहीं करता। ठीक है जी, ऐसी सूरत में फिर उसने किसको पे करना है जी, गवर्नमेंट को पे करना है, सर्विस रिसीवर ने। ठीक है, ठीक हो गया जी, ये सब सेक्शन 2 था। उसके बाद अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ये अथॉरिटी की भी कुछ इस मामले में पावर है। ठीक है जी, ये टैक्स लाइबिलिटी के मामले में कि अथॉरिटी नोटिफिकेशन के अंदर ऑफिशियल गैजेट के स्पेसिफाई करेगी, specify the service or services in respect of which the liability to pay tax shall be on any person other than the person providing the taxable service or the person receiving the taxable service। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल बात समझने वाली वो ये है कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन पहले नंबर पर देगी और उसके बाद वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट भी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, पर्सन प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल सर्विस, मतलब जो पर्सन टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और द पर्सन रिसीविंग द टैक्सेबल सर्विस, तो जो पर्सन टैक्सेबल सर्विस रिसीव कर रहा है, इन दोनों के अलावा किसी थर्ड पर्सन को भी क्या किया जा सकता है, अथॉरिटी नॉमिनेट कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है कि ये बंदा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा जो गवर्नमेंट का टैक्स है, सेल्स टैक्स, और गवर्नमेंट को सबमिट करवा देगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप किसी के साथ डील करते हैं और सर्विस लेते हैं। अब सर्विस आपने ली है, आप क्या करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल किसी होटल में, वही होटल की ही एग्जांपल ले लेते हैं, होटल में आपने रिहाइश ली, आपने 20 लाख रुपए पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने पूरा होटल ही बुक किया हुआ था, आपका बिल जो है वो 20 लाख बन गया। अब आपने क्या किया है कि वो सर्विसेज का जो बिल था वो बैंक को दे दिया। ठीक है, बैंक में जमा करवा दिए, और उस बैंक को स्पेसिफाई किया हुआ था अथॉरिटी ने कि वो क्या कर सकती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बिहाफ पे पैसे लेके फिर वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पैसे देगा, और उस पैसों में से जितना टैक्स बनता होगा वो बैंक काट लेगा, और वो बैंक फिर किसको दे देगा, जो अथॉरिटी है उसको सेंड कर देगा। ठीक है जी, इस तरह अथॉरिटी क्या है कि एक थर्ड पार्टी को, एक तीसरे बंदे को सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर के अलावा भी नॉमिनेट कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है, जो क्या करेगा, सेल्स के
टैक्स को जो है वो उसमें से अलग करके और अथॉरिटी को जमा करवा देगा। ठीक है जी। अब चलते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन if that person is made separately or jointly or severally liable for the tax under section 19। अच्छा, ये हम सेक्शन 19 के अंदर इसकी वैसे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है ना वो किसी भी पर्सन से किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो आप दोनों से मतलब कोई दो बंदे हैं, जैसा कि सर्विस रिसीवर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो ऐसी सूरत में जॉइंटली सेपरेटली अलग अलग किसी एक को नॉमिनेट करके भी लिया जा सकता है, उन दोनों को नॉमिनेट करके आधा आधा उनसे लिया जा सकता है, या फिर कोई सेवरली। ये तीनों सिचुएशंस आपने याद रखनी है। इन तीनों सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है जी? कलेक्ट किया जा सकता है, टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। बाकी इसकी डिटेल हम 19 सेक्शन के अंदर भी पढ़ लेंगे। अब चलते हैं जी सेक्शन 11A की तरफ। लाइबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है उसके बारे में ये डिस्कशन किया गया इस सेक्शन के अंदर। क्या है वो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, ये जो ऊपर हमने 11 सेक्शन पढ़ा है उसके सब सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड पर्सन होता था वो क्या करता था कि सामने वाले जिसको सर्विस दी गई है उससे टैक्स लेके उसने पे करना होता था गवर्नमेंट को। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग द टैक्सेबल सर्विस, एक फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने क्या किया है कि टैक्सेबल सर्विस ली है, फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द टैक्स टू द सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन उसने क्या किया कि जो उसने टैक्स की अमाउंट थी वो सर्विस प्रोवाइडर को नहीं दी। ठीक है जी। विद इन 180 डेज, 180 दिन भी गुजर गए और उसने पैसे देने थे सर्विस प्रोवाइडर को वो नहीं दिए। जिसने सर्विस ली है उसने सर्विस प्रोवाइडर को पैसे देने थे, तो सर्विस प्रोवाइडर ने किधर जमा करवाने थे? अथॉरिटी को जमा करवाने थे। तो ये सारा प्रोसेस हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसने सर्विस ली है उसने पैसे नहीं दिए और 180 दिन भी गुजर गए। फ्रॉम द डेट ऑफ द टैक्स इनवाइस, और टैक्स इनवाइस की डेट से 180 दिन ऊपर हो गए। एंड सच सर्विस प्रोवाइडर हैज़ आल्सो नॉट मेड द पेमेंट देयर ऑफ विद इन द प्रेस्क्राइब ड्यू डेट, और उस सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, उसने भी आगे जो अथॉरिटी को पैसे जमा करवाने होते हैं सेल्स टैक्स, वो भी नहीं करवाया। द पर्सन प्रोवाइडिंग एंड द पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल सर्विस, जो जिस पर्सन ने वो टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड की है और जिसने रिसीव की थी, jointly and severally be liable for the payment of such tax। अब इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि जिस बंदे ने सर्विस प्रोवाइड की थी और जिस बंदे को की गई थी, दोनों लाइबल होंगे कि उन दोनों की ये सरदर्दी है कि उन्होंने जो टैक्स है वो जमा करवाना है अथॉरिटी को। अब अथॉरिटी जो है वो उन दोनों बंदों को जॉइंटली भी डील कर सकती है, अलग अलग भी डील कर सकती है। ठीक है जी। तो ये एक सिचुएशन है जो हमने पढ़ी कि अगर 180 दिन के अंदर जिस बंदे ने सर्विस ले ली है और पैसे जमा नहीं करवाए, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि पैसे फिर आगे अथॉरिटी को भी नहीं जाते और इनवाइस भी हो गई होती है। तो फिर क्या होता है कि अब इसका ज़िम्मेदार कौन होता है? दोनों बंदे होते हैं, जिसने सर्विस प्रोवाइड की थी और जिसने सर्विस रिसीव की थी। दोनों ही जो है वो ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि उन्होंने जमा क्यों नहीं करवाया टैक्स पेमेंट, वो इसके लायबल हैं फॉर द पेमेंट ऑफ सच टैक्स। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 है इसकी। द टैक्स शैल इंक्लूड द टोटल अमाउंट ऑफ द टैक्स। अब ये जो टैक्स है इसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स एंड आल्सो द टैक्स as was liable to be withheld are deducted by the service recipient as notified under section 14 of this act। अच्छा, ये ना अभी हम आगे सेक्शन 14 में देखेंगे जहाँ पे ये बात बताई गई है कि कुछ लोग जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, कुछ लोगों को इजाज़त दी जाती है। ये अभी हम आगे मामलात पढ़ते हैं कि वो उन्होंने ना अगर किसी सर्विस ऐसी ली है जो टैक्सेबल थी और वो पैसे नहीं देना चाहते या उन्होंने देने ही नहीं थे, वो क्या करते थे, पैसों को डिडक्ट कर देते थे या रोक लेते थे और वो खुद फिर क्या करते थे, पैसे उधर देने होते हैं उन्होंने अथॉरिटी को।
तो ऐसी सूरत में वो क्या कह रहे हैं कि टैक्स जो टोटल अमाउंट है टैक्स की, और जो टैक्स उन्होंने विद हेल्ड या फिर डिडक्ट किया है, वो दोनों उन्होंने पे करनी है। अब दोबारा पढ़ें ताकि आपको समझ आए। द टैक्स शैल इंक्लूड द टोटल अमाउंट ऑफ द टैक्स। ये जो टैक्स है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जी? टोटल अमाउंट ऑफ द टैक्स जो 16% की टोटल अमाउंट आएगी, एंड आल्सो द टैक्स एज वाज लाएबल टू बी विद हेल्ड आर डिडक्टेड बाय द सर्विस रेसिपिएंट। जो सर्विस रेसिपिएंट है, जिसने सर्विस ली है, अगर उसने किसी अमाउंट को या टैक्स को विद हेल्ड करना था, विद हेल्ड का मतलब होता है अपने पास रोक के रखना, या डिडक्ट करना था, या फिर उसने टैक्स को नहीं आगे देना था, तो अगर उसने वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे वो सर्विस पर जिसको सर्विस दी गई है वो पैसे देता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये टैक्स की टोटल अमाउंट और जितना टैक्स डिडक्ट होना था या विद हेल्ड होना था, इन दोनों को जमा करके वो दोनों रकमें जो हैं वो ली जाएंगी उनसे, ठीक है जी। अब ये आपको पता नहीं बात समझ आई है कि नहीं। मतलब ये कि टोटल टैक्स 16% जितना होना था, फॉर एग्जांपल 1 लाख था और 1 लाख का 16% 16,000 है, 16% वो, और 16% का फॉर एग्जांपल आपको कहा गया था कि आपने डिडक्शन करनी है 2,000 की या 1,000 की, आपने उसमें से 2,000 1,000 डिडक्शन की, 14,000 ये 15,000 हो गया, ठीक है जी। अब वो जो टोटल 15,000 और जो डिडक्शन की अमाउंट थी 16,000, मतलब टोटल 16,000 ही बनता था ना वैसे भी, तो वो 16 का 16,000 आपसे लिया जाएगा, ठीक है जी। ये नहीं कि आप एंड पे ये रोला डाल दें कि डिडक्शन अमाउंट हमें छोड़ी जाए या ये है वो है। तो ये उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, इसको अपना आगे जाके अच्छे से समझ लेंगे 14वें सेक्शन में, अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इंक्लूड अ पर्सन कवर्ड बाई विद होल्डिंग एजेंट। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इंक्लूड अ पर्सन covered by withholding agent is notified under the section 40 of the act। अच्छा, ये withholding agent क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपकी कंपनी जो है उसने कुछ रकम जो है वो टैक्स के लिए नहीं देनी थी, वो क्या करनी थी? विदहोल्ड करनी थी, रोक के रखनी थी, ठीक है। आपने 16,000 देना था लेकिन आपने विदहोल्डिंग कर ली 5,000 की, ठीक है जी। अब वो विदहोल्डिंग जो की है आपने, वो आपने देनी है अथॉरिटी को, लेकिन वो आप खुद देंगे और 10,000 आपने उधर दे दिया, ठीक है। इस काम के लिए आप कोई एजेंट भी रख सकते हैं, उसको कहेंगे जी विद होल्डिंग एजेंट। तो अगर बंदा रजिस्टर्ड है ना, कंपनी खुद जो है उसका जो मेन ऑनर है वो खुद रजिस्टर्ड है, तो उसका जो विद होल्डिंग एजेंट है उसको भी रजिस्टर्ड ही माना जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात उन्होंने एक नई एक्सप्लेनेशन की है, एक्सप्लेनेशन 2। उसके बाद 12 सेक्शन नंबर 12 है एग्जेम्पशंस। इसमें जो है वो एग्जेम्पशंस दी गई हैं, जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं, जितनी भी लोगों को छूटें दी गई हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 3 एंड 10। जो सेक्शन 3 है और 10 है उसके जितने भी रूल्स हैं, उनके बावजूद द अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेती है हमेशा अथॉरिटी, and subject to such conditions, limitations or restrictions as may impose by notification in the official gazette exempt, कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्शन दे सकती है। लेकिन अथॉरिटी एक्सेप्शन तब ही देगी, पहले नंबर पर वो अप्रूवल लेगी गवर्नमेंट से, उसके बाद वो कंडीशंस, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगी, और फॉलो करने के बाद नोटिफिकेशन जो है वो देगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ठीक है। ये तीनों काम करने के बाद वो एक्सेप्शन दे सकती है। किन को दे सकती है वो अभी हम पढ़ने लगे। पहली है जी टैक्सेबल सर्विस आर सर्विसेज फ्रॉम द होल आर एनी पार्ट ऑफ द टैक्स। के कोई भी टैक्सेबल सर्विस है उसको किसी भी किस्म का टैक्स के अंदर कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो एक्सेप्शन दे सकती है, मतलब छूट दे सकती है। फॉर एग्जांपल किसी भी टैक्सेबल सर्विस का जो रेट था वो 16% था, तो ये अथॉरिटी जो है वो उसको 14% कर सकती है, 12% कर सकती है, ठीक है। मतलब उसको टोटल 16% भी एक्सेप्शन दे सकती है। टैक्सेबल सर्विस हो या सर्विस फ्रॉम
सर्विसेज फ्रॉम द होल आर पार्ट ऑफ द टैक्स। उसके बाद सेक्शन बी है जी, टैक्सेबल सर्विसेज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन आर क्लास ऑफ पर्सनस फ्रॉम द होल आर एनी पार्ट ऑफ द टैक्स। अब ये जो सेक्शन उसका जो बी है पार्ट, उसमें टैक्सेबल सर्विसेज और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सनस आर क्लास ऑफ पर्सनस फ्रॉम द होल आर एनी पार्ट ऑफ द टैक्स। तो टैक्स के किसी भी पार्ट पे या उसके सारे पूरे टैक्स पे भी वो एक्सेप्शन दे सकती है। उसके बाद इसका पार्ट सी है, रेसिपिएंट आर रेसिपिएंट्स ऑफ द सर्विस। जो सर्विस ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल किया जा सकता है, फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि किसी बंदे को जो सर्विस ले रहा है उसको भी एक्सेप्शन दी जा सकती है, अथॉरिटी दे सकती है, या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को ये जो टैक्स है इसके अंदर छूट, सारा टैक्स ही छोड़ा जा सकता है या उस टैक्स में से कुछ हिस्सा छोड़ा जा सकता है। ये अथॉरिटी जो है वो खुद ही बताएगी, डिफ़ाइन करेगी, असेसमेंट करेगी और ये एक्सेप्शन दे सकती है। ठीक है, ये अथॉरिटी के पास पावर है। उसके बाद डी है, अ क्लास ऑफ पर्सनस एनी एरिया आर एरिया ऑफ द पंजाब फ्रॉम द होल आर एनी पार्ट ऑफ द टैक्स, कि कोई भी ख़ास किस्म के लोग जो किसी भी ख़ास पंजाब के एरिए में रह रहे हैं, उस एरिए के लोगों को अगर टैक्स माफ़ करना है या टैक्स का कुछ हिस्सा माफ़ करना है तो वो भी अथॉरिटी जो है वो उनको एक्सेप्शन दे सकती है, माफ़ कर सकती है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है दी एग्जेम्पशन अंडर सब सेक्शन 1। ये जो एग्जेम्पशंस ऊपर हमने पढ़ी हैं सारी, मे बी अलॉट फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन इशूड अंडर द सब सेक्शन 1। तो ये नोटिफिकेशन जो हमने बताया ना कि जो जब भी ये एक्सेप्शन देनी है तो अथॉरिटी ने सबसे पहले जो है वो परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से। उसके बाद उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या करना है कि एक नोटिफिकेशन जारी करना है। उसी नोटिफिकेशन के अंदर वो डेट भी मेंशन कर देंगे कि इस डेट से जो लेके और इस डेट तक क्या होगा कि इनको ये जो सर्विसेज हैं, टैक्सेबल सर्विसेज हैं, इनको यूज़ करने पर इनको एक्सेप्शन दी जाती है, इतना टैक्स छोड़ा जाता है या फुल टैक्स छोड़ा जाता है। ये सारी एक डेट जो है वो फाइनल जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर साथ ही बता दी जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी सेक्शन 13, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है वो अथॉरिटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो रेट्स हैं सेकंड स्केड्यूल के अंदर उनको कम ज़्यादा हाई लो कर सकती है। ठीक है, अगर ये चेंज किए जाते हैं तो ये कब लागू होंगे और कैसे होंगे वो हमने पढ़ना है। द टैक्सेबल सर्विस शैल बी चार्ज, जो टैक्सेबल सर्विसेज हैं उन पे जो सेल्स टैक्स है वो लिया जाएगा, टू टैक्स एट सच रेट एज इज़ इन फोर्स एट द टाइम। तो टाइम के हिसाब से, जिस टाइम पर सर्विस प्रोवाइड की गई थी उस टाइम पे जो रेट था उस के हिसाब से क्या किया जाएगा जी, टैक्स लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 तारीख है और 15 तारीख को रेट है जी 10%। ठीक है जी, अब 15 तारीख को सर्विस दे दी गई और 10% रेट तय हो गया, लेकिन वो जो रेट 10% है वो अभी जो उस सर्विस के पैसे हैं वो आपने नहीं लिए। कितने थे? फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए थे। 10 तारीख है, 1 लाख रुपए पैसे लेने हैं अगले बंदे से जिसको सर्विस दी गई है और अभी आपने नहीं लिए। अब डेट चेंज हो गई, 2-3 दिन गुजर गए, 13 डेट आ गई, 14 आ गई, 15, 15 डेट आ गई। ठीक है जी, 5 दिन गुजर गए, 10 तारीख के बाद 15 तारीख आ गई। अब क्या हुआ, 15 तारीख को रेट चेंज कर दिया गया। अब रेट कितना हो गया? 16%। पहले कितना था? 10%। पहले 10% था, 1 लाख के ऊपर कितना देना था जी सेल्स टैक्स? 10,000। और सर्विस 10 तारीख को दे दी गई, लेकिन 15 तारीख तक पेमेंट नहीं हुई, तो 15 तारीख को चेंज हो गया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 15 तारीख को अब 15% चार्ज किया जाएगा जो सर्विस 10 तारीख को दे दी गई थी। ऐसा नहीं होगा। जिस दिन और जिस तारीख को
सर्विस दी गई है उस तारीख और उस दिन को जितना रेट था वही रेट चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। 15 तारीख को बेशक पेमेंट होनी है, लेकिन जो सर्विस है वो तो 10 तारीख को दी गई है ना, तो इसलिए 10 तारीख वाला ही काम होगा। इसी तरह एक और दूसरी सिचुएशन देख लें। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी से सर्विस लेते हैं, कंसल्टेंसी लेनी है आपने, और आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 10 तारीख को कि हमने आपसे 15 तारीख को क्या करनी है, सर्विस लेनी। अब 10 तारीख को आपने उस कंसल्टेंसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 15 तारीख को आपने लेनी थी सर्विस। अब 15 तारीख को क्या हुआ, रेट चेंज हो गया। 15 तारीख से रेट चेंज हो गया। अब उसी सर्विस, जब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 10% पे है ना, लेकिन जो आपने 15 तारीख को सर्विस ली उस दिन रेट हो गया 16%। तो जिस दिन बेशक आपका कॉन्ट्रैक्ट 10% पे भी था, लेकिन क्योंकि आपने सर्विस 15 तारीख को ली है, इसका मतलब ये है कि आपको 16% जितना इंक्रीज रेट है वो पे करना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जिस डेट को सर्विस ली जाएगी उस डेट को जितना रेट होगा वही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी मशहूर व मारूफ सेक्शन आ गया जी 14, जिसका ऊपर हमने बार बार जिक्र किया, स्पेशल प्रोसीजर एंड टैक्स विद होल्डिंग प्रोविजंस। ये जो टैक्स रोकने की प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं और स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, उनको हम इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं। वो क्या हैं हम देखते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जो कुछ भी है उसके बावजूद, द अथॉरिटी में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, मतलब अथॉरिटी की एक और पावर बताई जा रही है आते साथ ही कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी, प्रेस्क्राइब अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये जो टैक्स पेमेंट है इसके लिए कोई स्पेशल मेथड, कोई स्पेशल जो है वो प्रोसीजर ये अथॉरिटी प्रेस्क्राइब कर सकती है, बता सकती है कि टैक्स कैसे पे किया जाए। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन का मेथड बता सकती है। बुक कीपिंग कैसे की जाएगी। इनवॉइसिंग, आपने इनवॉइसिंग जो इनवॉइस जनरेट करनी होती है वो कैसे करेंगे। बिलिंग रिक्वायरमेंट्स, जो बिल जनरेट होते हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। रिटर्न्स, आपने जो पैसे अथॉरिटी को जमा करवाने हैं उसका क्या तरीकाकार होगा। एंड अदर रिलेटेड मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है जी, इसके रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सारे। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर प्रोसीजर जो है पेमेंट का, टैक्स रजिस्ट्रेशन का, बुक कीपिंग का, इनवॉइसिंग का, बिलिंग का, रिटर्न्स का, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज के मुतल्लिक जितने भी मैटर्स हैं, इन सब मैटर्स से रिलेटेड ये जो पेमेंट्स हैं इनके प्रोसीजर्स, इनके मेथड्स कौन प्रेस्क्राइब करेगा जी? अथॉरिटी प्रेस्क्राइब करेगी। अथॉरिटी बताएगी कि कैसे आपने टैक्स रिटर्न करवाना है, कैसे आपने पेमेंट करनी है, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ये सारी चीज़ें अथॉरिटी बताएगी। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज बन सकता है कि ये जो प्रोसीजर है पेमेंट का, टैक्स का, रजिस्ट्रेशन का, बुक कीपिंग का, ये गवर्नमेंट बताती है, अथॉरिटी बताती है। कौन बताता है? ऑफिसर बताते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये अथॉरिटी बताती है। अथॉरिटी के पास पावर है कि वो जो टैक्स की पेमेंट का प्रोसीजर और मेथड है वो डिफ़ाइन कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसने क्या करना है? ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसको पब्लिश भी करना है। उसके बाद सब सेक्शन 2 के ऊपर चलते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द अथॉरिटी मे रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स whether registered or not for the purpose of this act। अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी भी बंदे को बुला सकती है या कुछ ख़ास किस्म के एक ही टाइप की जो सर्विसेज दे रहे हैं उन पूरी क्लास के सारे बंदों को बुला सकती है, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं इस एक्ट के साथ। टू विद होल्ड फुल और पार्ट ऑफ द टैक्स, और उनको ये कह सकती है कि तो आप लोगों ने जो इस टैक्स का एक ख़ास हिस्सा है वो सारा टैक्स या उसका कुछ हिस्सा आपने विद होल्ड करना है, रोक के रखना है। ठीक है जी। विद होल्ड का मतलब क्या है जी? रोक के रखना है, मतलब देना नहीं। चार्ज फ्रॉम सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स ऑन द प्रोविजन ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विसेज और क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज।
जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन बंदों को क्या करेगी अथॉरिटी बुलाएगी। बुलाने के बाद उनको ये अहकाम देगी कि मेरा पुत्र आप लोगों ने ये जो टैक्स है ये सारा या इसके इतना परसेंटेज इसका कुछ पार्ट जो है वो आपने विद होल्ड रखना है, रोक के रखना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। एंड टू डिपॉजिट द टैक्स सो विद हेल्ड, और जो उन्होंने टैक्स रोका था उसको डिपॉजिट करवाना है विद द गवर्नमेंट विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। उस डेट को और उस तरीके से, ये जो तरीका उनको ख़ास तौर पे ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाएगा, उस डेट को और उस तरीके से उन्होंने क्या करना है, वो जो उन्होंने रोक के रखा हुआ था, विद हेल्ड किया हुआ था टैक्स, वो जमा करवा देना है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया कि अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकती है। अथॉरिटी की ये एक पावर भी है कि वो ऐसी क्लास ऑफ पर्सन्स या पर्सन्स को बुला के उनको ये कह सकती है कि आप लोगों ने टैक्स का एक ख़ास हिस्सा या फुल टैक्स आपने विद होल्ड कर लेना है। ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, एनी टैक्सेबल सर्विस और क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विस, और फिर वो जो विद हेल्ड किया हुआ हिस्सा है वो आपने गवर्नमेंट को जमा करवा देना है ख़ास डेट और ख़ास तरीके से, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया जाएगा। उसके बाद जी एक्सप्लेनेशन है जी। वर्ड चार्ज्ड यूज्ड इन दिस सब सेक्शन मीन्स एंड इंक्लूड्स द टैक्स लायबल टू बी चार्ज। अच्छा, ये चार्ज का मतलब है कि जो टैक्स जो है वो लिया जाना है, मतलब चार्ज करना, लेना। अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स मेड देयर अंडर, तो इस एक्ट के अंदर चार्ज का मतलब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है जी सब सेक्शन 3, वेयर अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू विद होल्ड और डिडक्ट फुल और पार्ट ऑफ द टैक्स ऑन द प्रोविजन ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस और क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विस। मतलब किसी ने टैक्सेबल सर्विस और क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विस दी है और एक उसका एजेंट था जिसने क्या करना था जी, टैक्स को विद होल्ड करना था या डिडक्ट करना था। मतलब 16% टैक्स था, उसने वो विद होल्ड करके रखना था, अपने पास रखना था और फिर बाद में उसने अथॉरिटी को सबमिट करवाना था, ऐसा कुछ काम करना था। एंड इधर फेल्स टू विद होल्ड, या फिर उसने सिरे से वो टैक्स रोका ही नहीं और डिडक्ट भी नहीं किया द टैक्स, आर हैविंग विद हेल्ड आर डिडक्टेड द टैक्स। लेकिन अगर उसने विद हेल्ड या डिडक्ट कर भी लिया है, 16,000 अलग उसने कर भी लिया है, फेल्स टू डिपॉजिट द टैक्स इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, लेकिन उसने गवर्नमेंट को वो जमा नहीं करवाया, सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन शैल बी पर्सनली लाइबल टू पे द अमाउंट। तो ऐसा पर्सन खुद जिम्मेदार होगा और उससे पैसे वो लिए जाएंगे कि उसने क्यों नहीं जमा करवाया, और उससे वो सारा जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाए ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस बंदे को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था कि मेरा भाई आपने जो है ये सर्विसेज जो हो रही हैं इसमें आपने क्या करना था, या फिर किसी कंपनी ने किसी बंदे को नॉमिनेट किया हुआ था कि ये हमारा बंदा एजेंट है जो कि टैक्स विद हेल्ड करेगा या डिडक्ट करेगा, उसने डिडक्ट करना था उसने, या फिर सिरे से किया ही नहीं है, विद हेल्ड भी नहीं किया डिडक्ट, या फिर उसने डिडक्ट भी किया विद हेल्ड भी किया और अपने पास रख ही रखा है, डेट गुजर गई है, गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करवाया, तो ऐसा बंदा जो है वो गवर्नमेंट के यहाँ क्या होगा जी, लायबल होगा। उसने गवर्नमेंट को जो जवाबदेह होगा, जिम्मेदार होगा, तो वो खुद ही अपना जिम्मेदार होगा, ये कहने का मतलब है जी। उसके बाद जी चलते हैं नेक्स्ट 14A की तरफ। सेक्शन 14A है स्पेशल प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर है वो पढ़ना है जी। सब सेक्शन 1 है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट अथॉरिटी में रिक्वायर एनी अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस not necessarily being a service provider or a service recipient in a particular transaction। इसमें वही चीज़ बताई जा रही है कि अथॉरिटी जो है वो किसी तीसरे बंदे को भी नॉमिनेट कर सकती है सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रेसिपिएंट के अलावा। मतलब सर्विस रेसिपिएंट वो होता है जिसको सर्विस दी जा रही होती है इन अ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन, किसी ख़ास जो लेन देन है उसके अंदर, to collect full or part of the tax charged from an other person or class of person on provision of any taxable service or class of taxable service।
तो एक तीसरे बंदे को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है तो कि आपने क्या करना है, जो सेल्स टैक्स है वो कलेक्ट करना है, एंड टू डिपॉजिट द टैक्स सो कलेक्टेड, और जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और उसने क्या उसका काम है जी, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर उसने जमा करवाना है विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर, उस टाइम को, उस डेट को और उस तरीके से एज द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो इस सारी जो इस पैराग्राफ है इसका मतलब क्या है कि कोई स्पेशल कंडीशन है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट के अलावा एक तीसरे बंदे को टैक्स कलेक्टर नॉमिनेट कर देती है, ठीक है। और उस बंदे का ये काम होता है कि वो उनकी जो ट्रांजैक्शन हुई है, उनकी जो सर्विस की लेन देन हुई है, उसके नतीजे में जितना टैक्स आना था वो टैक्स उनसे कलेक्ट करता है, और वो किसको जमा करवाता है, गवर्नमेंट को जमा करवाता है, और कैसे जमा करवाता है और कब जमा करवाता है ये सारा कुछ जो है वो अथॉरिटी अपने ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन के अंदर बता देती है, ठीक है जी। अब चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। फॉर पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1, ये जो सब सेक्शन 1 है इसके लिए द स्पेशल प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स मे आल्सो प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो स्पेशल आपको प्रोसीजर बताया गया है ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन तक महदूद नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, बुक कीपिंग, इनवाइसिंग और बिलिंग रिक्वायरमेंट, रिटर्न्स एंड अदर रिलेटेड मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस एज मे बी स्पेसिफाइड। कि एक तीसरे बंदे को इन कामों के लिए भी अथॉरिटी नॉमिनेट कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है, ठीक है जी। कौन से काम, रजिस्ट्रेशन के लिए, बुक कीपिंग के लिए, इनवाइसिंग के लिए, बिलिंग रिक्वायरमेंट और रिटर्न्स, इन सब चीज़ों के लिए क्या है जी, जो या इसके रिलेटेड मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो एक बंदा अथॉरिटी क्या कर सकती है जी, नॉमिनेट कर सकती है। उसके बाद सब सेक्शन 3 है जी, वेयर अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट फुल और पार्ट ऑफ द टैक्स ऑन प्रोविजन ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस। कोई भी टैक्सेबल सर्विस दी गई है और एक बंदा जो था या किसी भी बंदे को ये कहा गया था कि आपने क्या करना है, कुछ बंदों को ये कहा गया था कि आपने क्या करना है कि टैक्स कलेक्ट करना है, आर द क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड द ईदर फेल्स टू कलेक्ट। अब क्या हुआ कि वो उसने कलेक्ट नहीं किया, फेल हो गया। टू कलेक्ट द टैक्स आर हैविंग कलेक्टेड द टैक्स, लेकिन उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया। फेल्स टू डिपॉजिट द टैक्स इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, लेकिन उसने गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर टैक्स जमा नहीं करवाया, तो such person or class of person shall be personally liable to pay the amount of the tax to the government in the prescribed manner। तो इसके साथ वही सलूक होगा जो पहले हमने पढ़ा कि अगर कोई बंदा जिसको नॉमिनेट किया गया था और या फिर कुछ बंदे थे जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना था, उन्होंने टैक्स सिरे से कलेक्ट ही नहीं किया या फिर कलेक्ट कर लिया है और जमा नहीं करवाया, तो ऐसा बंदा खुद ज़िम्मेदार होगा। गवर्नमेंट उससे पूछेगी हाँ भाई तूने क्यों नहीं करवाया, और उसी से क्या किया जाएगा, टैक्स गवर्नमेंट लेगी फिर अपने हिसाब से, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 15 की तरफ चलते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर टू कलेक्ट। डेलीगेशन का मतलब होता है देना, कि कलेक्ट करने के लिए पावर देना, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट करने के लिए, एंड इन्फोर्स टैक्स ऑन सर्टन सर्विसेज। ख़ास जो सर्विसेज हैं उनका टैक्स कलेक्ट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए और लगाने के लिए क्या है जी, पावर्स की तकसीम जो है, पावर्स का देना जो है वो हमने इस सेक्शन के अंदर पढ़ना है जी। द गवर्नमेंट में इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 147 है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ऑथोराइज द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR जो है उसको ये अथॉरिटी दे दे, पावर दे दे, और एनी अदर फेडरल एजेंसी आर पर्सन टू एडमिनिस्टर, कलेक्ट एंड इन्फोर्स द लेवी ऑफ टैक्स ऑन सच टैक्सेबल सर्विसेज as it may notify in such mode and manner and for such period as may be prescribed,
and subject to such limitations, restrictions and conditions as it may deem appropriate। अच्छा, इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 147 है वो गवर्नमेंट को ये इजाज़त देता है कि वो किसी भी जो इदारा है उसको दे सकती है कुछ पावर, ऑथोराइज़ कर सकती है, जैसा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कलेक्ट नहीं कर पा रही या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हेल्प ली जा सकती है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कुछ ख़ास प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के लिए। ठीक है, और कुछ उसकी फिर कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे कि कैसे हेल्प लेनी है, ये सारा कुछ। ठीक है जी। या फिर कोई भी फेडरल एजेंसी है या कोई भी पर्सन है और उनको ये काम दिया जा सकता है। कौन कौन सा काम? एडमिनिस्टर करने का, कलेक्ट करने का, इन्फोर्स, ये जो टैक्स है इसको इन्फोर्स करने का, जो भी टैक्सेबल सर्विसेज हैं उनके ऊपर। ठीक है जी। तो ये वाला आई होप के सब सेक्शन आपको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अथोराइज़ कर सकती है दूसरे इदारों को या एजेंसियों को या किसी भी बंदे को कि वो ये जो टैक्स है, सर्विसेज का टैक्स, वो कलेक्ट भी कर सकता है, एडमिनिस्टर भी कर सकता है और इन्फोर्स भी करवा सकता है, उसको लागू भी करवा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 2 की। द गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑथोराइज एनी प्रोविंशियल एजेंसी। ऊपर तो हमने पढ़ी ना फेडरल एजेंसीज, अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल एजेंसी। गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो फेडरल एजेंसी के किसी भी जो डिपार्टमेंट है उसको दे सकती है। ये जो हमने पढ़े ना, ये फेडरल बोर्ड ऑफ, ये सारे फेडरल एजेंसियां थी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़नी है नेक्स्ट जो सब सेक्शन है इसमें प्रोविंशियल एजेंसी, मतलब सूबाई लेवल पे जो एजेंसी हैं, किसी भी एजेंसी, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन टू एडमिनिस्टर, कलेक्ट एंड इन्फोर्स द लिवाई ऑफ टैक्स ऑन सच टैक्सेबल सर्विसेज, उनको भी पावर दी जा सकती है कि वो ये जो टैक्सेबल सर्विसेज का टैक्स है इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी और इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। एज इट मे नोटिफाई इन सच मोड एंड मैनर एंड फॉर सच पीरियड एज इट मे प्रेस्क्राइब, और उसका तरीक़ाकार और उसका पीरियड और उसका टाइम पीरियड सारा कुछ बताया जाएगा। एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस एट इट में इम्पोज, उसके बाद जो भी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी उनका आपने ख्याल रखना है। मतलब ये जो प्रोविंशियल असम्बली या प्रोविंशियल एजेंसियाँ जो जिनको दिया जाएगा उन्होंने उनको फॉलो करना है। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सब सेक्शन 1 the tax on taxable services notified under subsection 1 shall be administered, collected and enforced by the authority। अब क्या हुआ कि आपने एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए 2 साल के लिए 1 साल के लिए फेडरल एजेंसीज़ को क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दे दी, कलेक्शन की पावर दे दी, ये सारी पावर्स दे दी। जब उनका टाइम पीरियड ख़त्म होगा, ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि वो जो सारा टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया है वो सारा टैक्स वो अथॉरिटी को जमा करवाएंगे, अथॉरिटी उनसे लेगी। ठीक है जी। इन द सेम मोड एंड मैनर एज अदर टैक्सेबल सर्विसेज, वो उसी तरीके से लेगी। मतलब उन इदारों ने क्या करना है कि अथॉरिटी जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उसमें वो सारे पैसे जमा करवा देने हैं जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जी लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16 है जी, डिडक्शन एंड एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स एंड बिजनेस, इनपुट्स टू दैट बिजनेस। अच्छा, ये बड़ा ही टेक्निकल सेक्शन है और थोड़ा सा लेंथी भी है, इसको आपने बड़े ही गौर से समझने की कोशिश करनी है। इसमें 2 वर्ड बार बार यूज़ होंगे, एक इनपुट टैक्स और एक आउटपुट टैक्स। अब ये जो इनपुट टैक्स है ये क्या होता है, आउटपुट टैक्स है वो क्या होता है, वो पहले अंडरस्टैंड कर लें। इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो मतलब एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है ना, उसने सर्विस प्रोवाइड करनी है और उस सर्विस की क्रिएशन के लिए जो वो टैक्स पे करती है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए आप ये अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक होटल है और वो खाना जो आपको पेश करता है, वो जो खाना है वो कहीं से लेके आया है ना खाना, मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन है या बीफ है। अब वो जो चिकन और बीफ मार्केट से लेके आया है या फिर उसने मार्केट से लिया है, उस पे कुछ टैक्स लगेगा।
अब वो जो टैक्स उस चिकन और बीफ पे लगा है वो किसने पे किया? होटल वालों ने पे किया। जो टैक्स, हालांकि होटल वाले कौन है? सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो टैक्स नहीं पे करते। टैक्स कौन पे करता है? जो सर्विस रिसीवर होता है। वो सर्विस रिसीवर से टैक्स लेके सर्विस प्रोवाइडर फिर सबमिट करवा देते हैं किसको? अथॉरिटी को। लेकिन ये जो खुद ले रहे हैं ये सर्विसेज नहीं ले रहे, ये तो गुड्स ले रहे हैं ना। चिकन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं, बेशक सर्विस भी ले रहे हो। मतलब एक सर्विस की जनरेशन के लिए, एक सर्विस को क्रिएट करने के लिए जितना टैक्स एक सर्विस प्रोवाइडर ने पे किया होता है उसको टैक्स इनपुट कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब टैक्स इनपुट कौन पे करता है? सर्विस प्रोवाइडर। ये आपने याद रखना है। दूसरा है आउटपुट टैक्स। अब ये जो आउटपुट टैक्स है या टैक्स आउटपुट है वो क्या होता है? वो टैक्स होता है जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता है और अपने कस्टमर से टैक्स लेता है। मतलब वो जो हम पहले सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे हैं वही वाला टैक्स। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस रेसिपिएंट से जो टैक्स लेता है उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर खुद टैक्स लेता है देता है एक सर्विस के क्रिएट करने के लिए उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपने बड़े ही गौर से याद रखनी है ताकि ये सारा सेक्शन आपको समझ आए। इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक सर्विस की क्रिएशन के लिए सर्विस प्रोवाइडर पे करता है, उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, गवर्नमेंट को ही वो जाता है। और दूसरा टैक्स वो होता है जो सर्विस दे दी जाती है और उस सर्विस के नतीजे में जो सर्विस जिसको दी जाती है उससे एक सर्विस प्रोवाइडर कलेक्ट करता है, उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब चलते हैं इसकी जो डिटेल है उसकी तरफ। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट shall be entitled to deduct from the payable amount the amount of tax payable are already paid by him on the receipt of taxable services exclusively used in the connection with the taxable services he provides। अच्छा, यहाँ पे वो वही बात बताई जा रही है कि एक ऐसा बंदा जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसने इनपुट टैक्स कहीं पे किया है गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब जो सर्विस क्रिएट करने के लिए उसने कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स क्रिएट किया होगा। अब उसने उस इनपुट टैक्स का करना क्या है वो देख रहे हैं जी। इन कनेक्शन विद द टैक्सेबल सर्विस ही प्रोवाइड्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही होल्ड्स अ ट्रू एंड वैलिड टैक्स इनवाइस। अब जो उसने उस जो सर्विस को क्रिएशन करने के लिए टैक्स पे किया है उसके पास इनवाइस होनी चाहिए, बिल होना चाहिए। ठीक है जी, वैलिड इनवाइस होनी चाहिए। नॉट ओल्डर देन 6 टैक्स पीरियड्स, 6 टैक्स पीरियड से उसकी ज़्यादा मुद्दत ना हो, ये आपने याद रखना है। इससे एमसीक्यूज बनाया जा सकता है कि इनपुट टैक्स की जो मुद्दत है वो कितनी होनी चाहिए? नॉट ओल्डर देन 6 टैक्स पीरियड, 6 टैक्स पीरियड से ज़्यादा ना हो, और वो जो इनवाइस है वो ट्रू और वैलिड होनी चाहिए। शोइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, और उसके ऊपर वो टैक्स की अमाउंट वाज़े तौर पर लिखी हो। चार्ज अंडर द एक्ट ऑन द सर्विसेज सो रिसीव्ड बट द अथॉरिटी मे डिसअलाउ आर सब्जेक्ट टू एडिशनल कंडीशन मे रिस्ट्रिक्ट सच डिडक्शन in cases are with respect to the taxable services or goods specified in the section A 16A or section 16B are the rules। अब क्या हुआ, इस सारे सेक्शन को पढ़ने के बाद एक चीज़ पता चली कि होता क्या है कि जो आपने सर्विसेज ली है ना, जो आपने सर्विसेज क्रिएट की हैं, उस सर्विसेज क्रिएट करने पे जितना भी आपने इनपुट टैक्स दिया है उसकी एक इनवाइस आपके पास होनी चाहिए, और वो इनवाइस 6 पीरियड्स से ज़्यादा ना हो, 6 टैक्स पीरियड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वैलिड इनवाइस हो। उस इनवाइस को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल आपने 5% टैक्स दिया था, ठीक है, 5% टैक्स 1 लाख की आपने चीज़ ली, एक सर्विस को क्रिएट करना था। फॉर एग्जांपल आपने होटल के अंदर खाना बनाना था, उस खाने को जो 1 किलो का बीफ है वो आपको 2000 रुपये का मिला है, ठीक है जी, या 1000 रुपये का मिला है। अब उस 1000 के बीफ के ऊपर, 1 किलो के बीफ के ऊपर, 1000 के बीफ के ऊपर आपने कितना टैक्स दिया जी?
10%, 100 रुपये टैक्स दिया, ठीक है। अब उस 100 की आपके पास एक तो बिल होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर अब ये जो 100 है ये ऐसे ही नहीं जाएगा, ये जब आप वो सर्विस किसी आगे बंदे को देंगे, ठीक है, आपने क्या किया, खाना शाना तैयार करके बंदे को दे दिया, अब उससे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जो आउटपुट टैक्स है 16%, ठीक है। और आपने वो 2000 की आगे जो है वो कढ़ाई 1 किलो की बेची है, 16% उसका टैक्स है। 16% का मतलब हो गया कि तकरीबन कोई 320 इतना बनेगा, ठीक है जी, 2000 का 16%। अब उस 2000 के 16% में से जो आपने टैक्स पे किया था 160 रुपये, या फिर वो जो 5% 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये था, वो जो आपने पे किया था वो आपने उस 16% वाले टैक्स में से डिडक्ट कर लेना है। समझ रहे हैं बात? मतलब ये है कि उस 320 में से 100 निकाल लेंगे तो 220 बच जाएगा। अब 220 आपने जमा करवा देना है अथॉरिटी को, और वो जो 100 आपने पहले एज आ इनपुट टैक्स पे किया था वो अपने पास रख लेना है। ये सिंपल वर्ड्स में है, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो आपने टैक्स पे किया था एक सर्विस को क्रिएट करने के लिए, वो टैक्स आपने जब सर्विस आउटपुट टैक्स आउटपुट लेना है आपने, मतलब है जो गवर्नमेंट को देने के लिए सर्विसेज टैक्स लेना है, उसमें से आप अपना टैक्स जो है वो काट लेंगे और बाकी का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अब हम आगे जाके 16A और B में पढ़ते हैं। उसके बाद है जी सब सेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ। अच्छा, ये अथॉरिटी के पास ये उन्होंने एंड पे ये भी बताया कि अथॉरिटी जो है वो ये जो आपने डिडक्शन करनी है या एडजस्टमेंट करनी है, इसको अथॉरिटी डिसअलाउ भी कर सकती है, इजाज़त आपको नहीं दे सकती, या फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है कि आपने ऐसा नहीं करना। ये अथॉरिटी के पास पावर है। उसके बाद है इसी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 16A। अब ये जो 16A है अभी आगे आएगा, उसके जो लॉज हैं उसके मुताबिक आर सेक्शन 16B आर टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, या फिर कोई भी कंडीशंस या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। द अथॉरिटी में अलाउ आ रजिस्टर्ड पर्सन टू क्लेम एडजस्टमेंट, कि वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये जो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई है 100 रुपये वाली 300 में से, ये एडजस्टमेंट की अथॉरिटी क्या कर सकती है, इजाज़त दे सकती है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को डिडक्शन करने की और रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेड आर पेएबल अंडर एनी अदर लॉ इन फॉर एनी टैक्सेबल सर्विस आर गुड्स आर क्लास टैक्सेबल सर्विसेज आर गुड्स यूज्ड in connection with the provision of taxable service by such person, if he holds a valid tax invoice or declaration of import or goods not older than 6 tax periods bearing his name and national tax number। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि वो जो हमने बात की है ना इनवाइस की, उसके ऊपर उसका नाम भी होना चाहिए बंदे का, और उसका नेशनल टैक्स नंबर जो है, वो जो ये टैक्स नंबर होता है ना, एक ख़ास किस्म का टैक्स नंबर होता है जब आप पे करते हैं, तो वो भी होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये वही बात की गई है कि आप क्या कर सकते हैं कि जब भी अथॉरिटी अलाउ कर देगी आपको कि आपने जनाब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपने टैक्स इनपुट पे किया हुआ है गवर्नमेंट को, उसको आप डिडक्ट कर लें टैक्स आउटपुट से, और जो बाकी की रकम है वो हमें जमा करवा दें। ठीक है जी। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल के साथ कि फॉर एग्जांपल एक होटल है, उसने जो कच्चा गोश्त और सारी कच्ची चीज़ें ख़रीदी हैं वो ख़रीदी हैं 1000 रुपये की, ठीक है, और उस 1000 के ऊपर उसने जो मार्केट को टैक्स दिया है वो 10% है। 10% 1000 का 100 रुपये होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जब वो उन सब चीज़ों को बना के बेचता है तो वो बेचता है 2000 रुपये की, और उस पे जो उसका सेल्स टैक्स आया है वो सेल्स टैक्स उस सर्विस के ऊपर आया है, तो वो जो उस अपनी होटल के अंदर सर्विसेज देता है उसका सेल्स सर्विसेज टैक्स जो आया है वो फॉर एग्जांपल आया है 16%। तो 16% 2000 का तकरीबन होता है, 1000 का 16% हो गया 160, और 2000 का 16% हो गया तकरीबन 320। ठीक है जी।
तो उस 320 में से जो 100 रुपये था उसने अपना डिडक्ट कर लेना है इनपुट वाले टैक्स से आउटपुट वाला टैक्स, और जो बाकी का बचेगा उसका 220 वो उसने जो है वो अथॉरिटी को जमा करवा देना है। ये सिंपल वर्ड्स में बात। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, जो उसने टैक्स इनपुट के लिए पैसे दिए हैं 10% 100 रुपये, उसका जो है वो 6 पीरियड्स से ज़्यादा पुरानी इनवाइस नहीं होनी चाहिए। उस इनवाइस पे नंबर होना चाहिए, टैक्स नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से MCQs बन सकते हैं। उसके बाद सब सेक्शन 3 है फॉर द पर्पज़ ऑफ सब सेक्शन 2, ये जो ऊपर वाला है, द अथॉरिटी में अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स। अथॉरिटी जो है उसके पास ये पावर है कि वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे। आर कॉन्सेप्ट्स लेड डाउन इन सच अदर लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। अच्छा, ये एडजस्टमेंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ तरीके, कुछ जो है वो डिडक्शंस के लिए या रिफंड्स के लिए कुछ ख़ास किस्म के प्रिंसिपल्स जो है वो अथॉरिटी अडॉप्ट कर सकती है जो दूसरे टैक्सेस वाले सिस्टम्स के अंदर अलाउ है। ठीक है जी, इसमें एक प्रिंसिपल होता है ज़ीरो रेटिंग प्रिंसिपल। अब ये ज़ीरो रेटिंग प्रिंसिपल की आगे भी बात होगी, इसलिए मैं पहले ही आपको एक बात समझा दूँ। ये जो ज़ीरो रेटिंग प्रिंसिपल होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो से आप दे रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने एक सर्विस दी है, उस सर्विस की ऊपर टैक्स है, ठीक है, मतलब सेल्स टैक्स है, लेकिन 0% है। इसको कहते हैं ज़ीरो टैक्स ज़ीरो रेटिंग प्रिंसिपल। ज़ीरो रेट है, मतलब जो टैक्स रेट है ना 16%, 8%, 10%, तो इसी तरह 0% है उसका। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि 0% जो है वो होता है रेट कहीं पे टैक्स का, तो उसको कहते हैं ज़ीरो रेटिंग प्रिंसिपल। इसको मैं आगे एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा जब ये इसका कोई सिनेरियो आएगा। अभी देखते हैं। सेक्शन सब सेक्शन 4 है जी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट आर द रूल्स मेड देयर अंडर द अथॉरिटी विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अथॉरिटी ने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन शाया करेंगे। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, जो भी स्पेसिफाई की जाए। अलाउ आर रजिस्टर्ड पर्सन आर क्लास ऑफ पर्सनस टू डिडक्ट सच अमाउंट आर इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो वो क्या कर सकती है, ख़ास किस्म के लोगों को जो टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं उनको अलाउ कर सकती है अथॉरिटी, लेकिन उसने पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसने नोटिफिकेशन जारी करना है, और उसके बाद उसने क्या करना है, अलाउ कर देना है रजिस्टर्ड पर्सन को कि वो कुछ जो उनकी इनपुट टैक्स की अमाउंट है उसको आउटपुट टैक्स की अमाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के अंदर जो तरीका बताया गया उसके तहत। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 5 है, फॉर द पर्पज़ ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड आर एडजस्टेड शैल नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स। अच्छा, ये जो टैक्स आपने डिडक्ट करना है ना एडजस्टमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल जो इनपुट टैक्स था तो वही करना है। कोई एडिशनल टैक्स आ जाता है, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई सरचार्ज लग गया था, आपने क्या इनपुट टैक्स ही टाइम पे नहीं दिया और वो बढ़ता बढ़ता 100 के बजाय 200 हो गया, तो आपने वो एडिशनल टैक्स 200 तक नहीं काट लेना। आप जो ओरिजिनल टैक्स था 100 था वही काटना है। ठीक है जी। डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन हुआ है, पेनल्टी हुई है, आर फी imposed or charged under this act or any other law। तो ये सब सेक्शन 5 में ये बताया जा रहा है कि जो आपने अमाउंट डिडक्ट करनी है इनपुट टैक्स की, वो आपने ओरिजिनल अमाउंट जो है वो डिडक्ट करनी है। ये नहीं कि आपने इनपुट टैक्स जो है वो 1 महीने तक नहीं दिया था, डेट गुजरती रही और आप पे ऊपर फाइन और पेनल्टीज़ और सरचार्ज लगते रहे और वो 500 हो गया। अब आप क्या कहें कि मैंने वो 500 कटवाना है उधर से, तो ऐसा नहीं होगा। आपने वो 100 जो ओरिजिनल था वही कटवाना है, बाकी फ़ाइन शाइन आपके खाते में है, वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं डालनी है आपने। ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन है जी 16A, सर्टन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसेबल। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं। कौन सी हैं जी, अभी हम देखते हैं।
Notwithstanding any contained in this act or any other law for time being in force, बावजूद इसके कि कोई भी जो अदर लॉ है या कोई भी एक्ट है उसके जो है वो बावजूद पेमेंट्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ वन और मोर ट्रांजैक्शंस मेड टू द सेम पर्सन, जो भी आपने पेमेंट्स करनी है, एक ट्रांजैक्शन है या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है जो एक ही पर्सन को की जा रही है, ठीक है जी, इन वन टैक्स पीरियड, एक ही टैक्स पीरियड के अंदर, वेयर द एग्रीगेट ऑफ सच अमाउंट एक्सीड्स, जहाँ पे आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने 10,000 दिया, दूसरी दफ़ा 10,000 दिया, उन दोनों के जमा को कहते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट ऑफ सच अमाउंट्स एक्सीड्स 50,000 रुपीज़। अब वो उसका एग्रीगेट जो है उसका उनका सम जो है वो 50,000 से बढ़ गया, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स की अमाउंट भी शामिल होगी, बट एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटीज़, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपके यूटिलिटीज़ के खर्चे हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। यहाँ तक बात वो ये कर रहा है कि आपने जो भी किसी बंदे को एक पीरियड के अंदर पेमेंट्स की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा आपने 20,000 पेमेंट की, एक दफ़ा 30,000 की, एक दफ़ा 40,000 की, ठीक है जी, तो ये 3 पेमेंट्स हैं। इन तीनों पेमेंट्स को अगर हम कंबाइन करें और ये कितनी बनती हैं, 50,000 से अबव बनती हैं, ठीक है जी। 40,000 और 30,000 कितना हो गया, 70,000, और 10,000 या 20,000 कितना हो गया, 90,000 टोटल हो गया, ठीक है। तो ये 50,000 से ज़्यादा है। इसमें सेल्स टैक्स भी शामिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका 5,000 सेल्स टैक्स है, 95,000 हो गया, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें शामिल नहीं करती। अब इस सूरत में क्या होगा, 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट पे आपने क्या करना है, शैल बी मेड बाय द क्रॉस चेक, आपने बाई हैंड पैसे नहीं देने, आपने क्या करना है जी, क्रॉस चेक देने हैं। पहला नंबर पर क्या ऑप्शन है जी, क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन बैंक, जो क्रॉस चेक है वो आप दें। दूसरा क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए पेमेंट करें। तीसरा ऑप्शन है क्रॉस्ड पे आर्डर, और या फिर आप क्रॉस्ड पे आर्डर के ज़रिए, मतलब 50,000 से अमाउंट बढ़ गई है, अब आपने ये 3 ऑप्शन यूज़ करने हैं। और एनी अदर क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर कोई और क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस पे आर्डर, इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करके पेमेंट की जाएगी अगर 50,000 से ज़्यादा की है एक टैक्स पीरियड के अंदर। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो ये बात होगी। शोइंग ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इनवाइस इन फेवर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट। अब ये पैसे किसने देने होते हैं, सर्विस रेसिपिएंट ने, उसके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से ही, ज़ाहिर बात है ये जो बैंक क्रॉस चेक्स वगैरह उन्हें ये बैंक अकाउंट से ही होते हैं। तो रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट से सर्विस प्रोवाइडर के जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जाने चाहिए, और उसके ऊपर इनवाइस के जितने भी पैसे हैं वो भी लिखे हुए हों। ठीक है जी। अब सब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट ऑफ सर्विस रेसिपिएंट, जो कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बारे में बात करें। पहले हमने कौन से मोड्स पढ़े कि क्रॉस चेक है, क्रॉस ड्राफ्ट है, क्रॉस पे आर्डर है। अब बात कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र की। अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट ऑफ सर्विस रेसिपिएंट, जो बंदा सर्विस ले रहा है उसके बिजनेस अकाउंट से, टू द बिजनेस अकाउंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो कहते हैं कि यार चले हम कैश नहीं देते, हम क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर लेते हैं। अभी कौन चेक करे, लिखे और फिर उसको जो है वो कैश करवाए, तो हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, as well as the payments through credit card shall be treated as transactions through the banking channel। तो इनको भी बैंकिंग चैनल ही समझा जाएगा कि ये भी बैंकिंग के थ्रू हुई हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है, सच दैट ट्रांजैक्शंस आर वेरीफाइबल फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें आप वेरीफाई करना चाहे अगर अथॉरिटी, तो आप फौरी तौर पर बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करवाएं और वहाँ से उसको वेरीफाई करवा दें। ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्विस रेसिपिएंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर, दोनों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीज़ चेक की जाएगी कि क्या वाकया ही वो ट्रांसफ़र हुई है या नहीं।
तो सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि ऑनलाइन पेमेंट भी की जा सकती है बैंक के थ्रू, लेकिन क्या किया जाएगा कि उसकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों की चेक की जाएगी, उसके अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, द सर्विस रेसिपिएंट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, adjustment or deduction or refund, repayment or zero rating of tax under this act if payment for the amount is made otherwise than in the manner prescribed in subsection 1, provided that the payment in case of the transaction on credit card is transferred within 180 days of the issuance of the tax invoice। अब यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है कि ये जो डिडक्शन हमने करनी थी या एडजस्टमेंट करनी थी या ये जो रिफ़ंड और रीपेमेंट और ज़ीरो रेटिंग हम किसकी कर रहे थे, इनपुट टैक्स की। जो टैक्स इनपुट था उसको हम क्या कर रहे थे, डिडक्ट कर रहे थे फ्रॉम आउटपुट टैक्स। एडजस्टमेंट मैंने सारी जो पहले समझाई है। अगर क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि अगर अंडर दिस एक्ट इफ़ पेमेंट फॉर द अमाउंट इज़ मेड अदरवाइज देन द मैनर, अगर इस हिसाब से पेमेंट ना की गई, फॉर एग्जांपल आपने चेक से पेमेंट नहीं की 50,000 से ज़्यादा या फिर ऑनलाइन नहीं की, तो फिर आपको ये डिडक्शन वगैरह करने की भी इजाज़त नहीं होगी। ठीक है जी। फिर वो जो आपने इनपुट टैक्स इनपुट है वो आपके खाते से ही कटेगा। पेमेंट इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट इज ट्रांसफर्ड विद इन 180 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ द टैक्स इनवाइस, और जो टैक्स इनवाइस है ना उसके 180 दिन के अंदर जो है वो अब पेमेंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ठीक है जी। और तरीका क्या है, वही ऊपर वाला है कि क्रॉस्ड बैंक्स और ये ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अगर 50,000 से ज़्यादा है, कम है तो वो पैसों में भी हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 4 है जी, द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन टर्म ऑफ दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन के टर्म्स में अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही है, shall be deposited in the business bank account of the service provider। तो अमाउंट हमेशा सर्विस प्रोवाइडर के बैंक में जाती है। अदरवाइज द सर्विस प्रोवाइडर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्सेस, अगर उसके बैंक अकाउंट में ना गई तो फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको क्लेम नहीं कर सकता, डिडक्ट नहीं कर सकता। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एडजस्टमेंट नहीं करवा सकता, डिडक्शन नहीं कर सकता, रिफ़ंड, रीपेमेंट और ज़ीरो रेटिंग ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट, वो ज़ीरो रेटिंग वगैरह ये कुछ भी क्लेम नहीं करवा सकता। तो ये जो सिंपल आइडिया है इनके अंदर वो यही है कि अगर पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू ना हुई, वो एक प्रॉपर चैनल, वो जो क्रॉस चेक्स हैं उनके थ्रू ना हुई, 50,000 से अगर ज़्यादा है, तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है, जो इनपुट का जो डिडक्शन है वो नहीं कर सकता। ठीक है जी। इसकी फिर आगे एक्सप्लेनेशन है जी। फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म बिजनेस बैंक अकाउंट, जो बिजनेस बैंक अकाउंट बार बार ऊपर कहा गया है, मीन्स अ बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऐसा बैंक अकाउंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है वही बिजनेस बैंक अकाउंट होगा। डिक्लेयर टू द अथॉरिटी, और अथॉरिटी को वो डिक्लेयर भी किया हुआ होगा कि ये मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है, इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जिस तरह अथॉरिटी कहेगी उन तरीक़ों से। ठीक है जी। फॉर्म फिल करना होगा या बताना होगा अथॉरिटी को कि मेरा ये ख़ास किस्म का बिज़नेस बैंक अकाउंट है, तो वही आपका बैंक अकाउंट जो है वो बिज़नेस बैंक अकाउंट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है 16B, द टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। Notwithstanding anything contained in this act or the rules, a registered person shall not be entitled to claim input tax adjustment in respect of। अच्छा, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकता। कुछ सिचुएशंस हैं जिनके अंदर, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जी? सिचुएशन ए है जी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है एंड अदर एसेट्स हैं, नॉट एक्सक्लूसिवली यूजेबल आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज। अब ये जो प्लांट्स या गुड्स या मशीनरी जो ख़ास तौर पर टैक्सेबल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, तो ऐसे कैपिटल गुड्स को, ऐसी एसेट्स को, ऐसी मशीनरी को, प्लांट को इस्तेमाल जो नहीं किए जा रहे टैक्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए,
के इस्तेमाल पर आप जो है वो इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे उन कैपिटल गुड्स को अगर सर्विसेज प्रोड्यूस क्रिएशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मैंने आपको बताया था ना कि इनपुट टैक्स क्या होता है कि जो सर्विस क्रिएशन के अंदर आप चीज़ें लेते हैं और उस पे जो टैक्स लगता है उसको इनपुट टैक्स करते हैं। अब आपने चीज़ें ली हैं लेकिन वो सर्विस क्रिएशन में इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही तो फिर वो सर्विस के साथ रिलेटेड ही नहीं है और फिर उस पे आपको टैक्स की एडजस्टमेंट भी अलाउ नहीं है कि आप उस इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट आउटपुट टैक्स के साथ करें या उसके पैसे जो हैं आउटपुट टैक्स में से काटें। ठीक है जी। बी ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी इन यूज़ ऑन विच द टैक्स इज़ नॉट पेड। तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं और टैक्स आपने नहीं पे किया तो फिर आपने कहाँ से इनपुट टैक्स क्लेम करना है, तो फिर तो वैसे ही नहीं क्लेम करना क्योंकि आपने पे ही नहीं किया। वेयर पेड, अगर पे किया है, द इनपुट एडजस्टमेंट हैज़ बीन टेकन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, लेकिन उसकी इनपुट एडजस्टमेंट जो इनपुट टैक्स आपने पे कर दिया है वो इस एक्ट के आने से पहले ही पे कर दिया था, फिर भी नहीं होगा। ठीक है ना। आर वेयर द इनपुट रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज वर परचेज्ड आर एक्वायर्ड बिफोर सच कमेंसमेंट, और इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले ही वो ली गई थी चीज़ें, तो फिर भी उनके ऊपर जो इनपुट टैक्स है वो नहीं किया जाएगा जी, एडजस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन है यूटिलिटी बिल्स नॉट इन नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी ऐसे यूटिलिटी बिल्स हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे नहीं है, जिसका बिजनेस है, जिसके नाम पे चल रहा है, उस रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे अगर यूटिलिटी बिल्स नहीं हैं तो उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। विद रेफरेंस टू हिज रजिस्टर्ड प्रेमिसेस, और जो उसकी रजिस्टर्ड प्रेमिसेस है जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अनलेस एविडेंस ऑफ कंजप्शन इज़ प्रोड्यूस्ड इन मैटर ऑफ सच क्लेम्स। अगर एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया जाए तो फिर हो सकता है, अगर उसके पास एविडेंस भी नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे वो बिल्स भी नहीं है और उसकी जो जगह है उसके अंदर वो चीज़ें आई भी नहीं है, तो फिर इस सूरत हाल में जो है वो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। उसके बाद डी है जी, द टैक्स क्लेम्ड एज इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज। जो टैक्स जो है वो क्लेम किया जाएगा इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज वेयर सच टैक्स अमाउंट हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर आर द सर्विस प्रोवाइडर आर वेयर द एविडेंस ऑफ सच पेमेंट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड। अब ये क्या हुआ कि आप कोई ऐसा टैक्स जो है इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते जहाँ पे आपने क्या किया है कि जो नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर, जो सप्लायर है उसने जो है वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को आपसे तो ले लिया, गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करवाया, तो फिर भी आप उस फैसिलिटी से फारिग हो गए हैं। ठीक है जी। आर द सर्विस प्रोवाइडर आर वेयर द एविडेंस ऑफ सच पेमेंट इज़ नॉट, या फिर आपके पास एविडेंस भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास ना एविडेंस है और आपने जिसको टैक्स दिया था इनपुट टैक्स उस बंदे ने आगे नहीं जमा करवाया, फिर भी आप क्या हो गए हैं जी, इस जो एडजस्टमेंट है, ये जो क्लेम है, ये आप नहीं कर सकते। उसके बाद ई है जी, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो वही बात है कि इस एक्ट के पहले आपने कोई इस तरह का इनपुट एडजस्टमेंट वाला काम किया तो वो भी आप नहीं कर सकते। गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड अगेंस्ट फॉल्स, फेक, फॉर्ज्ड, फ्लाइंग, अनट्रू, अनरियल एंड अनरिलेटेड इनवाइसेस। कोई भी सर्विसेज या गुड्स आपने ली हैं और आपने इनवाइस उसकी फ़ेक बना ली है, फॉल्स बना ली है, फॉर्ज्ड उसके अंदर कोई गड़बड़ करवाई है, ठीक है, वो अनट्रू है, अनरियल है, अनरिलेटेड है, और अगेंस्ट परचेजेस फ्रॉम द पर्सन ब्लैक लिस्टेड आर सस्पेंडेड बाय द अथॉरिटी। या फिर आपने चीज़ें जो इनपुट टैक्स वाली थी ऐसे बंदे से की है जिसको पहले ही अथॉरिटी ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है या सस्पेंड किया हुआ है, और बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस बंदे को सस्पेंड किया हुआ था, और बाय एनी अदर प्रोविंशियल अथॉरिटी, या किसी भी प्रोविंशियल अथॉरिटी ने उसको ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड किया हुआ है। तो ऐसे बंदे से आपने कोई चीज़ें ख़रीद के आ गए हैं और अब आप क्लेम भी मांग रहे हैं कि हमें जनाब इनपुट टैक्स का क्लेम दें, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है जी। Goods and services liable to a tax rate lesser than 15% of the charges are to a specific rate of tax not based on value
व्हेन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग एनी सर्विस। तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे टैक्स जो है वो 15% से कम होगा, ठीक है, ऑफ द चार्जेस आर अ स्पेसिफिक रेट नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यू, जो वैल्यू के ऊपर बेस्ड ना हो, व्हेन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग एनी सर्विस। मतलब ये है कि आपने जो इनपुट सर्विस ली है, इनपुट आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 15% से कम है, तो फिर भी आपके ऊपर आप जो है उसको एडजस्टमेंट में नहीं कर सकते। गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड आर कंज्यूम्ड इन अ सर्विस लायबल टू अ रेट ऑफ टैक्स लेसर देन अ 15% ऑफ द चार्जेस आर टू अ स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यू। ये वही बात हम दोबारा रिपीट। उसके बाद है जी व्हीकल इंक्लूडिंग 3 and 2 व्हीलर्स। तो कोई भी आप पर्सनल यूज़ के लिए व्हीकल ले लेते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, तो वो उसके ऊपर भी आप जो है वो अपनी एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते, क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद खाना पीना है, फूड है, बेवरेजेस हैं, खाना है, पीना है, गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, फैब्रिक्स है, अदर एंड कंजम्पशन ऑन द एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, रिक्रिएशन और एन्जॉयमेंट। तो खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें या फिर एन्जॉयमेंट की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप क्लेम नहीं कर सकते। आप सिर्फ, अच्छा ये एक छोटा सा असूल आपने याद रखना है कि आप सिर्फ वही चीज़ें इनपुट टैक्स के अंदर क्लेम कर सकते हैं जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ सर्विस, ठीक है जी। सर्विस की क्रिएशन के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वही चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो हम सारी चीज़ें फूड, ये अपने खाने के लिए ले रहे हैं, तो ये चीज़ें अपने पहनने के लिए ले रहे हैं, ये चीज़ें ना सर्विस के बनाने में इस्तेमाल होंगी और ना ही इन चीज़ों को आप इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। आगे है जी गिफ्ट है, ठीक है, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया अपने प्यारे को, या फिर एंड गिव अवे, या फिर कोई गिव अवे शिव अवे दिया है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काउंट नहीं होगी क्योंकि ये सर्विस की क्रिएशन में इस्तेमाल नहीं हो रही। गुड्स आर सर्विसेज, goods or services used to be used or to be used for any purpose other than for taxable supplies made or to be made by him। तो कोई भी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्सेबल सर्विसेज की क्रिएशन के लिए नहीं है वो भी जो है वो क्लेमेबल नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन। तो वही बात है कि पर्सनल अपने ख़ज़ाती काम के लिए कोई चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं या फिर जिसको आपने बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल ही नहीं करना, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज क्लेमेबल नहीं है। उसके बाद है जी गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड आर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो नॉट रिलेटेड हैं टैक्सेबल सप्लाईज से, आर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर ऐसी सर्विसेज से जो रजिस्टर्ड पर्सन ने की हो, उससे रिलेटेड ना हो, तो फिर वो भी जो है वो क्लेमेबल नहीं है। इसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज़ बैरिड। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो माफ़ हो गया अंडर द रिस्पेक्टिव फेडरल एंड प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ, ठीक है। अगर पहले आपको इनपुट टैक्स पहले ही छोड़ दिया गया है तो आप दोबारा किस बात पे जनाब जाके क्लेम करेंगे, तो फिर तो वैसे ही आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद पी है सेल्स टैक्स पेड टू द फेडरल गवर्नमेंट। आपने सेल्स टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को दिया और एनी अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इफ़ द सेल्स टैक्स लॉ ऑफ द फेडरेशन और द प्रोविंस कंसर्न डज नॉट अलाउ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स पेड अंडर द एक्ट। मतलब अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऐसे इदारे को सेल्स टैक्स दिया है जो ये अलाउ ही नहीं करता कि ये वाला टैक्स जो है वो एडजस्टमेंट के काबिल है, आप इसको आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप उसको जो है वो क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद क्यों है फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी सच गुड्स एंड सर्विसेज विच एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द बायर have not been declared by the supplier in his return। तो ये वही बात है कि जो चीज़ें आपने डिक्लेयर ही नहीं की सप्लायर ने कि वो उसकी हैं, तो जब तक वो डिक्लेयर नहीं हुई उससे पहले का जो सिलसिला था वो फिर उसको क्या कर सकता है कि उसको क्लेम भी नहीं कर सकता। फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स एंड वैल्यू एडिशन टैक्स लेवीड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट।
उसके अलावा फर्दर टैक्स या फिर कोई भी पेनल्टी लगी है, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा है, सरचार्ज लगा है, ये वाली सारी चीज़ें वो मैंने पहले ही बताया था कि ये वाली जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत या फिर कोई टैक्स लगा एंड द रूल्स और नोटिफिकेशन, उसके अंदर जो रूल्स एंड नोटिफिकेशंस हैं उसके तहत कोई आपके ऊपर सेल्स टैक्स लगा है तो वो वाला टैक्स जो है वो भी इंक्लूड आप वो भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद एस है जी, गुड्स यूज्ड इन आर परमानेंटली अटैच्ड टू immovable properties such as building and construction material, paints, electrical and sanitary fittings, pipes, wires, cables, glass products and furniture, furnishings, office equipment including those directly used in the economic activity of registered person paying sales tax at the rate of not less than 16% and तो ये वाली चीज़ें सारी जो हैं वो क्लेमेबल नहीं है। ठीक है जी। वो कह रहा है गुड्स यूज्ड इन आर परमानेंटली अटैच टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जितनी भी चीज़ें अटैच्ड हैं या फिर परमानेंटली हैं, जैसा कि बिल्डिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पाइप्स, फर्नीचर, ये सारा कुछ ये क्लेमेबल नहीं है। ठीक है जी। सच गुड्स आर सर्विसेज एज आर, वही एक आपने मोटा सा प्रिंसिपल याद रखना है कि वो चीज़ें जो डायरेक्टली सर्विस की क्रिएशन में इन्वॉल्व हों उन चीज़ों पे जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। सच गुड्स एंड सर्विसेज एज आर नोटिफाइड आर स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी टू बी इनएडमिसिबल फॉर इनपुट टैक्स, या फिर अथॉरिटी कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई कर देती है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जो है वो क्लेम नहीं देंगे जिनका, तो वो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो अनक्लेमेबल हैं। नो पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, बंदे का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, शैल मेक एनी डिडक्शन आर रीक्लेम इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज मेड आर टू बी मेड बाय हिम। तो ये क्लेम करने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन का होना ज़रूरी है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any decision of any court for purpose of this section, no input tax credit shall be allowed to person who paid fixed tax under any provisions of this act or under the respective federal or provincial sales law। तो ये वही बात है कि कोई भी आप जो है वो नो इनपुट क्रेडिट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा टू बी अलाउड टू द पर्सन हु पेड फिक्स्ड, जिन्होंने फिक्स्ड टैक्स पे किया है कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के तहत या फिर फेडरल और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के लॉ के तहत, तो उसको भी क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा। उसके बाद है जी, ये ख़त्म होने वाला है लेक्चर। आई होप कि आप बड़े ही बोर हो गए होंगे। तो ये बस हमने आज का चैप्टर जो 2 था वो कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद है जी नेक्स्ट 16C सेक्शन है, एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो इनपुट टैक्स है वो किस हद तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट कहते हैं दायराकार को, हद को। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एडजस्ट इनपुट टैक्स इन अ टैक्स पीरियड इन excess of 90% of the output tax for that tax period। अब इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो आउटपुट टैक्स है उसका जो 90% है उससे अबव के ऊपर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कितना है जी, 1 लाख रुपए आपका इनपुट टैक्स है और आपका जो आउटपुट टैक्स है वो भी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 1 लाख का जो आउटपुट टैक्स है उस 1 लाख का 10% तो अलग हो जाएगा। 1 लाख का 10% अगर निकालें तो 10,000 है, तो 1 लाख का 10,000 अलग हो जाएगा कि बाकी कितना बचेगा, 90,000 रुपये। ठीक है जी, अब वो जो 10,000 अलग हुआ है वो किसको चला जाएगा, अथॉरिटी को आपने दे देना है। बाकी 90,000 में आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है जितनी आपसे हो सकती है। ठीक है जी, तो ये उनका कहने का मतलब है कि आपने हमेशा क्या करना है
90% आउटपुट जो है, आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। द अथॉरिटी में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक्सक्लूड एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम द परव्यू ऑफ सब सेक्शन 1। ये जो सब सेक्शन 1 है, इसमें से किसी को अगर अथॉरिटी ने एक्सक्लूड करना है तो वो एक्सक्लूड कर सकती है। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को एडजस्टमेंट नहीं देनी तो उसके लिए एक्सक्लूड करने की पावर अथॉरिटी के पास है। उसके बाद लास्ट है जी 16D रिफंड्स के बारे में है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड द अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी या फिर अथॉरिटी किसी भी ऑफिसर को ऑथोराइज करती है तो मे अलाउ आ रजिस्ट्रेशन पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अथॉरिटी अलाउ कर सकती है या फिर अथोराइज्ड पर्सन अलाउ कर सकता है ऑफिसर, रिफंड ऑफ द टैक्स क्लेम्ड टू हैव बीन पेड थ्रू इन एडवर्टेंस एरर और मिसकंस्ट्रक्शन। ये बड़े मुश्किल वर्ड इस्तेमाल हुए। इन एडवर्टेंस का मतलब होता है कि एक्सीडेंटली आपने जो है वो टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को तो आप रिफ़ंड करवा सकते हैं, लेकिन आपने ऑफिसर ऑथोराइज्ड जो हो उससे इजाज़त लेनी है या अथॉरिटी से इजाज़त लेनी है, आपने एक्सीडेंटली पे कर दिया है टैक्स तो आप वो वापस रिफ़ंड करवा सकते हैं। एरर, गलती से कर दिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस जो है वो आपसे गलती हो गई तो उसकी वजह से हो गया, या मिसकंस्ट्रक्शन कि आपको समझ नहीं सही लगी, आपको लॉ की सही तरह समझ नहीं लगी, आपने जितना जमा करवाना था उससे ज़्यादा करवा बैठे हैं, तो इस सूरत हाल में भी आप जो है वो रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं ऑफिसर, अथोराइज्ड ऑफिसर के थ्रू या अथॉरिटी के थ्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट, जिसके अंदर हमने टैक्स के सारे मामलात को देखा। आई होप कि आपको ये एक्ट है वो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।